नमस्कार, देवभूमि समाचार में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आयुष्मान भव योजना को लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि सेवा पखवाड़े के जरिए जनता आयुष्मान भव योजना से जुड़ रही है। पीएम मोदी का इसके लिए आभार। देहरादून की प्रदेश महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में सीएम आवास पर कूच किया। आपको बता दें कि महिलाओं ने भंडारी मर्डर केस, डेंगू, बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई और महिला अपराधों के चलते कूच किया है। तो वहीं पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को पहले ही रोक दिया। इसलिए महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने अपना सिर तक मुंडवा डाला। जो बीजेपी की सरकार है ना, बातें करने वाली सरकार है, जुमलेबाज सरकार है, बैरी और गूंगी हो चुकी है। और इसको मतलब ही नहीं है कि प्रदेश में या देश में जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन पे बात करनी है, ये भटकाने का काम कर रही है। और जो सबसे बड़ा मुद्दा है, इस बार 1 साल हो गया, हमारी जो बहन है अंकिता भंडारी, उसको न्याय नहीं मिला। उसके केस को ये ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश कर रहे हैं। इनको लगता है कि धीरे धीरे लोग भूल जाएंगे इस केस को और हम लोग वो जो पूर्व राज्य मंत्री के बेटे हैं उसको जमानत दिला देंगे और ये केस ठंडे बस्ते में चला जाएगा। और केस लड़ता रहेगा, आदमी सालों लड़ता है, उसके बाद न्याय मिले या नहीं मिले। प्रदेश की जो सरकार है ये किसी भी समय नहीं सोचती। आप आज देख रहे होंगे, दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही है। बेरोजगारी का ये आलम है कि बच्चों को पकौड़े तलने पड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री का जो जन्मदिन है उसको राष्ट्रीय विश्व बेरोजगार दिवस के रूप में मनाना पड़ रहा है। आज डेंगू की महामारी हमारे पूरे प्रदेश में जिस तरीके से हो रखी है, आप अगर हॉस्पिटल चले जाओगे तो हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहे हैं। महिला कांग्रेस की पदाधिकारी के द्वारा मुख्यमंत्री आवास पर कूच के दौरान सिर मुंडवाने की घटना पर भाजपा ने पलटवार किया है। आपको बता दें कि बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी ने कहा है कि कांग्रेस की महिला अशोभनीय कार्य कर रही हैं। साथ ही भाजपा प्रदेश प्रवक्ता ने आगे कहा कि विरोध के और भी तरीके होते हैं, लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस महिला कार्य कर रही है वो सही नहीं है। देखिए, महिला कांग्रेस पार्टी द्वारा जिस प्रकार से आज जो है इतना अशोभनीय नैतिक पतन की पराकाष्ठा और संवेदनहीन, मैं कहूँगी कि इस प्रकार की परिपक्वता का जो आज उन्होंने उदाहरण पेश किया है, बहुत ही निंदनीय है। इसकी हम भर्त्सना करते हैं। और दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी इतने गुटों में बटी हुई है कि उनको उनके गुटों में अपने वर्चस्व की लड़ाई के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। इस प्रकार की घटिया राजनीति और निचले स्तर की राजनीति महिलाओं को कभी भी शोभा नहीं देती है। कनाडा के द्वारा खालिस्तानी आतंकवादियों को समर्थन किए जाने पर कल की पीठाधीश्वर और कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने केंद्र से मांग की है। उन्होंने कहा है कि कनाडा सरकार की नीयत ठीक नहीं है और भारत की एकता और अखंडता के खिलाफ समर्थन करने वाले देश को भारत से संबंध तोड़ लेने चाहिए। साथ ही साथ कनाडा सरकार को सख्त शब्दों में संदेश देना चाहिए। देखिए, भारत की एकता और अखंडता के खिलाफ अगर कोई बोलता है और उस संगठन को कोई देश समर्थन करता है तो भारत को उस देश से अपने संबंध विच्छेद कर लेने चाहिए। कनाडा की जो सरकार है उसकी नीयत ठीक नहीं है। खालिस्तान समर्थक संगठनों को सपोर्ट कनाडा अगर करेगा तो फिर मुझे नहीं लगता कि भारत और कनाडा के बीच में जो संबंध है वो ठीक रह पाएंगे। इसलिए भारत सरकार को, कनाडा की सरकार को सख्त शब्दों में, सख्त लहजे में जवाब देना चाहिए। राजधानी देहरादून स्थित राजभवन में आयुर्विज्ञान सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर गुरमीत सिंह ने शिरकत की है। साथ ही कार्यक्रम में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में पतंजलि के सीईओ आचार्य बालकृष्ण मौजूद रहे। जानकारी के लिए जानकारी दे दें कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आयुष को बढ़ावा देना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आयुर्वेद के प्रति जागरूक करना है। वह आयुष भूमि है। यहाँ पर आयुर्वेद के प्राचीन ऋषियों ने तप किया। उस आयुर्ज्ञान को पूरे विश्व में पहुँचाने के लिए
बड़ा कार्य किया। उत्तराखंड की भूमि जड़ी बूटियों की भूमि है। यहाँ विविध तरह की ऐसी दिव्य औषधियाँ हैं जो अन्यत्र दुर्लभ हैं। यदि इस भूमि से आयुर्ज्ञान की बात होती है, उसको लेकर के चर्चा होती है, तो ये विश्व के लिए एक कल्याणकारी लाभकारी प्रयास होगा। देहरादून में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। बता दें कि पुलिस ने गोल चक्कर आईडीपीएल के पास से एक व्यक्ति को 10 किलो 200 ग्राम अवैध गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। साथ ही अभियुक्त के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। पर्यटन नगरी रानीखेत में केले का वृक्ष पूजा अर्चना कर अति उत्साहपूर्वक लाया गया है। बता दें कि इसके साथ ही श्री नंदा सुनंदा महोत्सव की शुरुआत हो गई है। साथ ही केले का वृक्ष नंदा देवी मंदिर के परिसर में ले जाया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि 3 दिनों तक केले के वृक्ष से देवी नंदा सुनंदा की प्रतिमाएं बनाई जाएंगी और उनकी पूजा की जाएगी। देहरादून पुलिस ने सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान सहस्त्रधारा क्रॉसिंग के पास से 1 किलो चरस के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बरामद की गई चरस की कीमत 5 लाख रुपए बताई जा रही है। आखिरकार अब उत्तराखंड में धामी सरकार लोकायुक्त बनाने की दिशा में अपने कदम बढ़ा चुकी है, जिसमें चयन समिति की पहली बैठक कल मुख्यमंत्री आवास में आयोजित होगी। एक तरफ धामी सरकार अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति से राज्य में भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार करने जा रही है, उसका जिक्र कर रही है। उसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में राज्य गठन के बाद से लोकायुक्त की उम्मीद को लेकर युवा हो चुका उत्तराखंड अभी भी इंतजार कर रहा है। उत्तराखंड में लोकायुक्त को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में 22 सितंबर को चयन समिति की बैठक होने जा रही है। इस बैठक को उत्तराखंड के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। साल 2011 में पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद खंडूरी ने लोकायुक्त को लेकर बड़ी पहल करते हुए इसे मंजूरी दी थी, लेकिन 2014 में भाजपा सरकार ने इसमें संशोधन कर इसे विधानसभा से पारित करवा दिया था। राजभवन में इसे राष्ट्रपति के पास भेजा गया, लेकिन इसे मंजूरी नहीं मिल पाई थी। 2017 में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी इसमें संशोधन कर इसे विधानसभा की प्रवास समिति के हवाले कर दिया, लेकिन 2017 में ही समिति की सिफारिश पटल पर रखी गई और अब तक कोई चर्चा इसको लेकर नहीं हो पाई। उत्तराखंड हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अब उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी सरकार इसके गठन को लेकर कदम आगे बढ़ाते हुए नजर आ रही है। चयन समिति की बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में 22 सितंबर को मुख्यमंत्री आवास में रखी गई है। इस बैठक में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और हाईकोर्ट के न्यायाधीश मनोज तिवारी मौजूद रहेंगे। ये समिति एक अन्य सदस्य का नाम सुझाएगी, जिसे राज्यपाल को सिफारिश के लिए भेजा जाएगा। चयन समिति पूरे तरीके से गठित होने के बाद फिर लोकायुक्त को लेकर सर्च कमेटी का गठन किया जाएगा। 22 सितंबर को होने वाली समिति की बैठक को लेकर सचिव कार्मिक शैलेश बगौली और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भी पुष्टि कर चुके हैं। अब देखिए, सरकार तो पूरी तरह भ्रष्टाचार में संलिप्त है और लोकायुक्त से बड़ी उम्मीदें भी हैं और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में जो लोकायुक्त की सीमाएं हैं, जो उनके दायित्व है, उसका निर्वहन होगा और सच सामने आएगा। मुख्यमंत्री जी ने समय समय पर राज्यवासियों को भरोसा दिलाया है और जो भी भ्रष्टाचार के विषय आए हैं, जो भी संज्ञान आया है, ऐसे विषयों पर सरकार ने तत्काल कार्रवाई करी और ऐसे सभी लोग आज जेल में बंद हैं, उनकी संपत्तियां कुर्क हैं और उनको सजा हुई है और उनके लिए आज के न्यायालय में मुकदमे चल रहे हैं। जहां तक लोकायुक्त का प्रश्न है, उसके चयन समिति का जो विषय सामने है, जो भी विषय सामने आएगा, चयन समिति जो भी फैसला करेगी, जो भी निर्णय करेगी, सरकार उसका पालन करेगी। आने वाले समय में जो भी राज्य के लिए बेहतर होगा, उसको सरकार निश्चित रूप से काम करेगी उस पर।
उत्तराखंड में लोकायुक्त की मांग आज से नहीं बल्कि कई सालों से चली आ रही है और लोकायुक्त न होने के चलते प्रदेश में भ्रष्टाचार का ग्राफ भी बढ़ा है। ऐसे में जब हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को अल्टीमेटम दिया तो धामी सरकार भी इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ने लगी है, जिससे उम्मीद है कि जल्द ही प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति होगी और उसकी जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया भी पूरी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, देहरादून। मसूरी में शहीद स्थल में बिजली कट जाने की वजह से शहीद स्थल अंधेरे में डूबा हुआ है, जिसको लेकर इंडिया वॉइस ने इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया, जिसके बाद कैबिनेट मंत्री मसूरी विधायक गणेश जोशी ने शहीद स्थल का संज्ञान लिया। तत्काल संबंधित विभाग और एसडीएम मसूरी को शहीद स्थल पर बिजली की व्यवस्था को सुचारू करने के निर्देश दिए। तो वहीं उन्होंने ये भी कहा कि शहीद स्थल पूरे उत्तराखंड का ही नहीं भारत देश की आस्था का विषय है। ऐसे में शहीद स्थल अंधेरे में डूबा होना एक दुर्भाग्यपूर्ण दृश्य है। साथ ही उन्होंने सभी संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया है, भविष्य में इस तरीके की कार्य की पुनरावृत्ति न होने को लेकर भी निर्देश जारी किए हैं। का जो शहीद स्थल जो लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है, जहां पर हम शहीद दिवस पर जाकर पुष्पांजलि अर्पित करते हैं और समय पर अन्य कार्यक्रम भी वहां पर होते हैं। 3 दिन से उसकी लाइट कटी है। जैसे ही मुझे इसका जानकारी मिली, मैंने संबंधित अधिकारियों को, विद्युत विभाग के अधिकारियों को और वहाँ के एसडीएम को निश्चित किया कि तुरंत उसके कनेक्शन को जोड़ दिया जाए और बाद में प्रॉपर तरीके से उसके कनेक्शन को जो भी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वो संपत्ति नगर पालिका की है, उसका निर्माण मैंने मंडी द्वारा करवाया गया था 2012 में और उसकी प्रोग्राम की देखरेख संस्कृति विभाग करता है। तो जो भी रिस्पॉन्सिबल विभाग होगा प्रॉपर उसके कनेक्शन के लिए अप्लाई किया जाएगा और ये सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में इस प्रकार की घटना की उपलब्धि न हो, क्योंकि वो हमारी आस्था का केंद्र है, श्रद्धा का केंद्र है और अभी थोड़ी देर में वहाँ पर लाइट जुड़ जाएगी। जहां उन्होंने बताया है कि वनों में आग लगने की घटनाओं पर विराम लगे, उसके लिए काम किया जा रहा है। साथ ही ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में कमेटी भी बनाई गई है। बता दें कि इस साल 20% वन आग की घटनाओं में कमी देखी गई है। साथ ही साथ जानकारी दी है कि हर्बल फार्मिंग और फलदार पेड़ लगाने को लेकर जोर दिया जा रहा है। लोगों की आजीविका को मजबूत करने का लक्ष्य रखते हुए हर्बल की टेस्टिंग के लिए 1 करोड़ रुपए का फंड रखा गया है। पिथौरागढ़ में राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बैरीनाग में छात्र समारोह 2022-23 कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने प्रतिभाग किया। वहीं कार्यक्रम में शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया, जिसके बाद कैबिनेट मंत्री ने कॉलेज में छात्राओं के लिए वेंडिंग मशीन और सैनिटरी नैपकिन लगाने की घोषणा की। साथ ही साथ कॉलेज में अन्य जरूरी सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा। इस दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सम्मानित भी किया गया। उत्तराखंड में होने जा रही मध्य क्षेत्रीय परिषद की महत्वपूर्ण बैठक की तारीख एक बार फिर बदल दी गई है। बता दें कि 7 अक्टूबर की तारीख तय की गई है, जिसके लिए राज्य सरकार की तरफ से तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। वहीं परिषद की यह बैठक नरेंद्र नगर में आयोजित होना प्रस्तावित है। बैठक अभी 7 अक्टूबर 2023 को तय हुई है। पहले जो डेट थी 24 सितंबर की, वो किसी कारण से बैठक नहीं हो पाई है। और उस बैठक में क्या आगे भी टलने की तीसरी बार? नहीं, अभी तो टलने की उम्मीद नहीं है। कोई जब बैठक कोई टलती है तो कोई कारण होता है। ऐसे तो बैठक, इतनी बड़ी बैठक ऐसे नहीं टल जाती है। कई जगह इंगेजमेंट होती हैं, तो कोई ऐसे आवश्यक कारण और अपरिहार्य कारण होते हैं तो बैठक टलती है। अगली खबर लक्सर से है, जहां लक्सर क्षेत्र के नशा विरोधी महिला संगठन से जुड़ी महिलाओं ने तहसील मुख्यालय पर पहुंचकर क्षेत्र में नशे की बिक्री पर रोक लगाने की मांग को लेकर हंगामा किया। शिकायत पत्र सौंपा गया है। बता दें कि संगठन की महिलाओं ने कहा है कि लक्सर नगर के अधिकांश मोहल्लों के किशोर और युवा नशे की गिरफ्त में हैं, दिन भर नशे में रहते हैं, नशे के लती और आदी हो चुके हैं। ये किशोर युवा नशा खरीदने के लिए कभी कभी घर के सामान को भी उठाकर बेच देते हैं। वहीं संगठन की महिलाओं ने यह भी आरोप लगाया कि क्षेत्र की पुलिस शिकायत करने पर भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं करती, जिसके बाद
महिलाओं ने नशे के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने की मांग की। मामला यह है कि छोटे छोटे बच्चे नशे में बहुत परेशान हो रहे हैं, घर में से सामान बेच रहे हैं, महिलाओं को परेशान कर रहे हैं, सब महिला परेशान है, मार पिटाई कर रहा है और औरतों पे ये नशा बिल्कुल खत्म जा रही। गाँव के अंदर कच्ची दारू, स्मैक, भांग और सब चीज कच्ची नशा ज्यादा बिक रहा है और छोटे छोटे बच्चे पी रहे, परेशान कर रहे घर वालों को, कोई चीज ठा रहे, बेच रहे, कोई मारपीट कर रहे और जिनके पुलिस में शिकायत जमा करा, पैसे लेकर छोड़ दिया पुलिस वाले ने, कुछ नहीं करी, कुछ नहीं कार्रवाई कर रही, कार्रवाई कुछ नहीं करती, पैसे लेकर छोड़ दिया। जिनके यहाँ कच्ची दारू बिक रही वह धीमा की करा हमारी और हम मारपीट करा। अगली खबर कर्णप्रयाग से है, जहां एक निवासी गैंडसेर जिला चमोली के सिमली बोरियल के पुल पर अपनी गाड़ी से लापता बताया जा रहा है। बता दें कि युवक के परिजन पुलिस से युवक की खोजबीन की मांग कर रहे हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि युवक की खोज के लिए कार्य की शुरुआत कर दी गई है। परिजनों ने लोगों से भी अपील की है कि यदि किसी भी व्यक्ति को लापता युवक की सूचना मिलती है तो पुलिस या परिजनों को इसकी सूचना दी जाए। अगली खबर देहरादून से आ रही है, जहां सेलाकोई स्थित दून बिजनेस स्कूल में रैगिंग का मामला सामने आया है। बता दें कि रैगिंग बीबीए के सेकेंड ईयर के छात्र के साथ की गई थी। वहीं पीड़ित छात्र ने इस संबंध में वीडियो जारी कर अपनी बात कही है। वीडियो में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि कुछ छात्र दूसरे छात्रों को बुरी तरह से पीट रहे हैं। वहीं वीडियो के वायरल होने के बाद दून बिजनेस स्कूल में हंगामा देखने को मिला। ये घटना 2 दिन पहले की बताई जा रही है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है और ये पूरी जिम्मेदारी है यहाँ के इंस्टीट्यूट की, और जो भी यहाँ चला रहे हैं उनको ये बताना चाहिए कि अगर उनके यहाँ पर कोई इंटरनल डिस्प्यूट है, छात्रों के बीच में कोई इंटरनल डिस्प्यूट से सिलोन ऑर्डर हो सकती है, कोई रैगिंग का इश्यू आ रहा है जो सेंसिटिव होता है, जो बड़ा सेंसेशनल होता है, जिसमें बहुत ही प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। तो अगर कहीं भी ऐसी बात अगर वो थाने पर या सीनियर अधिकारी के संज्ञान मिलाते तो नेचुरली पुलिस द्वारा जाकर ऐसे छात्रों की काउंसिल भी किया जाता है और एहतियात के तौर पर हम उसे पुलिस बल भी लगा सकते थे। लेकिन ये कहीं भी संज्ञान में लिया गया, जब इतना बड़ा हादसा हुआ है तब ये समस्त जानकारी पुलिस के नॉलेज में आई है। उत्तरकाशी में ऊर्जा विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। ऊर्जा विभाग ने हरे पेड़ों पर ही बिजली का मीटर लगा दिया, जो खतरे को न्योता दे रहा है। मामला गंगोत्री नेशनल हाईवे के गंगोरी के पास का बताया जा रहा है। देहरादून में 2019 में स्मार्ट सिटी की नींव तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रखी थी और 2022 तक स्मार्ट सिटी में तब्दील हो जाने का वादा जनता से किया था। लेकिन 2023 में भी लगभग खत्म हो चुका है, लेकिन स्मार्ट सिटी के कार्य अभी पूरे नहीं हुए हैं। वहीं जिलाधिकारी सोनिका ने बताया कि स्मार्ट सिटी के अंतर्गत मात्र 8.5 किलोमीटर की सड़क बनी रह गई है। इसके अलावा सभी काम पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आते हैं, जिन्हें पीडब्ल्यूडी को जल्द पूरा करने के निर्देश भी दिए गए हैं। 8 किलोमीटर की रोड है हमारी स्मार्ट सिटी की, बस वही कार्य अपूर्ण है आज की तारीख में और उसका कार्य तेजी से चल रहा है। सभी रोड पे आप देखेंगे कार्य चल रहा है। इसके अलावा जो शहर में काम चल रहा है वो पीडब्ल्यूडी के द्वारा, जैसे रिस्पना की रोड हो गई, रिस्पना वाले एरिया हो गया, जोड़ी वाला शहर वाली रोड हो गई, वो सारे जो है पीडब्ल्यूडी ऋषिकेश की विंग के द्वारा किए जा रहे हैं। इसके अलावा कुछ कार्य यूएसडीए द्वारा और कुछ कार्य अन्य एजेंसी द्वारा किए जाएंगे। देहरादून में आयुर्विज्ञान सम्मेलन का शुभारंभ हुआ है, तो वहीं राज्यपाल गुरमीत सिंह और उनकी पत्नी गुरमीत कौर, पतंजलि के आचार्य बालकृष्ण आयुष, राजीव पंकज पांडे ने दीप प्रज्वलन कर आयुर्विज्ञान सम्मेलन का शुभारंभ किया। बता दें कि सम्मेलन में विश्वविद्यालय के कुलपति और कई मेडिकल के छात्र छात्राएं भी मौजूद रहे।
पर्यटन नगरी रानीखेत में केले का वृक्ष लाकर नंदा सुनंदा महोत्सव की शुरुआत की गई है। पूजा अर्चना कर अति उत्साह पूर्वक इसे लाया गया। केले का वृक्ष नंदा देवी मंदिर परिसर में लगाया गया, जहां 3 दिनों तक केले के वृक्ष से देवी नंदा सुनंदा की प्रतिमाएं बनाई जाएंगी। प्राण प्रतिष्ठा कर हवन पूजन किया जाएगा। वहीं 27 सितंबर को विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी। कुमाऊं की अधिष्ठात्री देवी मां नंदा सुनंदा का महोत्सव पूरे 1 सप्ताह तक चलेगा। इस बीच अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।